व्याख्यान 14 लेक्चर 14। और इस व्याख्यान में हम विद्युत विभव, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको मैं देवनागरी में भी लिखता हूं, इसका अर्थ और इसका विद्युत क्षेत्र से संबंध इस बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम अब तक स्थापित कर चुके हैं कि एक स्थिर चार्ज वितरण, स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको हम लिखते आए हैं ई आर, जो कि एक स्थिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। तो इसका हम लोगों ने डाइवर्जेंस निकाला, जिसके बारे में अब तक आप आशा है अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, और इसका मान चार्ज घनत्व से संबंधित है। और हमने ये भी जाना कि इस क्षेत्र का कर्ल शून्य होता है। और इन दोनों का प्रयोग करके हमने ये दिखाया कि एक सुचालक पर यदि कोई अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो वह उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। तो इसका एक परिणाम, ये दोनों गणितीय धर्मों का अगर परिणाम देखा जाए तो हमने देखा कि एक सुचालक पर दिया गया अतिरिक्त आवेश उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। अर्थात उसके अंदर यदि कोई कैविटी, कोई गुहा भी हो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हमने सीखी वो यह थी कि ई का कर्ल शून्य होने के कारण यदि हम एक लाइन इंटीग्रल एक बिंदु ए से बी तक लें ई का, तो यह केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, और इसलिए हम ई डॉट डी एल ए टू बी को हम माइनस वी बी प्लस वी ए इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर मैं इसको ज़्यादा स्पष्टता से दिखाऊंगा। ई डॉट डी एल ए टू बी बराबर माइनस वी बी प्लस वी ए, और हमने वी ए और वी बी के चिन्ह प्लस और माइनस इस प्रकार से चुने हैं, जिसका एक विशेष उद्देश्य है जो आप थोड़ी देर में देखेंगे। वी ए या वी बी को हम विद्युत विभव या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, और
वी बी माइनस वी ए को हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं देवनागरी में भी लिख देता हूं। यह भी कहते हैं। तो हमने पोटेंशियल विभव डिफाइन कर दिया, उसकी परिभाषा दे दी, और विभवांतर की परिभाषा दे दी। अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। विभवांतर का अर्थ फिजिकल मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल, और इसको जरा सा इस ऋणात्मक चिन्ह को मैं अलग लेते हुए लिख दूंगा ए टू बी माइनस ई डॉट डी एल। अब आप गौर करें कि माइनस ई यह वह बल है जो हमें एक इकाई धनात्मक आवेश यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ई क्षेत्र में संतुलित रखने के लिए इस पर लगाना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके पास मान लीजिए एक धनात्मक Q बराबर 1 है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार है, ये E हो गया, तो आपको इस आवेश को संतुलन में रखने के लिए माइनस E लगाना होगा, तब यह आवेश वहीं पर रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वी बी माइनस वी ए जो कि बराबर है ए टू बी माइनस ई डॉट डी एल, यह आवेश को संतुलन में रखते हुए कि आपने ठीक उतना ही बल लगाया है जिससे इधर उधर ना भागे, पर संतुलित रहे, ए से बी तक ले जाने में हमारे द्वारा, और इसको मैं रेखांकित कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, हमारे द्वारा किया गया कार्य है। क्योंकि माइनस ई वो जो बल है वो हम लगा रहे हैं, ये ई द्वारा करा गया कार्य नहीं है, ये हमारे द्वारा किया गया कार्य है। तो इतनी ऊर्जा हम इस आवेश को दे देते हैं उतना कार्य करने में। और क्योंकि ए टू बी ई डॉट डी एल, या इसीलिए माइनस ई ए टू बी डी एल पथ पर निर्भर नहीं करता, अतः
हमारे द्वारा किया गया कार्य भी केवल पथ के अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। तो अब हम इसका अर्थ लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, और मैं फिर से ज़ोर देकर कहना चाहूँगा कि यह है ए से बी तक जाने में माइनस ई डॉट डी एल, ये बराबर है विभवांतर, और यह होता है ए से बी तक आवेश को ले जाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य। और ये आवेश कैसा है, मैंने यहाँ चूँकि आवेश लिखा है, ये आवेश है धनात्मक इकाई आवेश, यानी कि 1 कूलम्ब। अब यदि हम वी ए बराबर 0 ले लें, ये एक हम ऐसा स्थान खुद चुन लें कि जहाँ पर हम वी ए को 0 मान लें, तो हम वी बी को ए के सापेक्ष इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए इकाई आवेश की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसा क्यों? जैसा कि आपने देखा है गुरुत्वाकर्षण में भी, यदि हम माने कि ज़मीन पर पोटेंशियल 0 है, तो यूनिट मास को 1 किलो द्रव्यमान को ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य होगा वो वहाँ पर हम उसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, उसके हिसाब से नापी जाती है। तो इससे यह साफ साफ विदित है कि यदि हम Q मान के आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक एक विद्युत क्षेत्र ER में संतुलन में रखते हुए ले जाएं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य माइनस ई क्यू ए टू बी डॉट डी एल होगा। और यह Q वी बी माइनस Q वी ए के बराबर होगा। और फिर से हम लिख देते हैं, इसलिए Q वी बी माइनस Q वी ए आवेश की स्थिति ऊर्जा का अंतर है।
आशा है अब आप धीरे धीरे समझ गए होंगे कि कैसे माइनस और ई डॉट डी एल हमारे द्वारा किया गया कार्य है और यह कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाता है। अब इसमें स्टोर हो गया ये और इसको हम वापस ले सकते हैं। तो इसके चलते हमारे पास आ जाता है विद्युत क्षेत्र E में Q द्वारा स्वतंत्र रूप से चलने पर इसकी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तो इसको हम कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन जब यह आवेश एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है। तो इसको हम देखते हैं। Q का ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने एक आवेश को लिया और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए और इसमें हमने एक आवेश Q लेकर छोड़ दिया। तो Q पर बल लगेगा और यह बल इस पर होगा Q डॉट E और ये आवेश यदि एक पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है तो Q E डॉट DL इस पर किया गया कार्य होगा और यह होगा माइनस VB QVB प्लस QVA। अब आप देखेंगे कि यह चिन्ह प्लस और माइनस मैंने विशेष तरीके से क्यों चुने हुए हैं। और अब ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा कार्य प्रमेय जिसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको क्या पता रहता है कि ये किया गया कार्य Q E डॉट DL बराबर होगा इसकी गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर। और ये हमने लिख दिया है बराबर माइनस Q VB प्लस Q VA। और इससे सीधे सीधे हम पाते हैं कि 1/2 m VB स्क्वायर प्लस Q VB is equal to 1/2 m VA स्क्वायर प्लस Q VA। और यह क्या है, यह है इसकी गतिज ऊर्जा और यह क्या है, यह है इसकी स्थितिज ऊर्जा और ये दोनों मिला के इसकी कुल ऊर्जा और यह संरक्षित रहती है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि जिस तरीके से हमने विभव और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दी, उससे हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम भी मिल गया और स्थितिज ऊर्जा भी, उसकी भी परिभाषा निकल आई। और अब इस सबको मिलाकर हम यदि किसी चार्ज को, किसी आवेश को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उसका विभव जानते हुए हम उसकी गतिज ऊर्जा में बदलाव होगा या उसका क्या गति में बदलाव होगा, यह आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा और गणितीय तरीके से हम विद्युत क्षेत्र E R और विभव VR में संबंध निकालते हैं। अभी तक हमने ये संबंध एक समाकलन के रूप में देखा है। अभी तक हमने देखा है कि VB माइनस VA बराबर है माइनस E डॉट DL A to B। अब हम इसको उल्टा तरीके से लिखेंगे और हम इसको एक अवकलन के रूप में लिखेंगे विभव के। तो पहले हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र E के अवकलन के दो नियम हैं। क्या क्या है ये? गॉस का नियम। अब क्योंकि E वेक्टर है तो इसके अवकलन भी वेक्टर संक्रियाएं या वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं। तो ये बराबर होता है रो r बटे एप्सिलॉन 0 और कर्ल का नियम कि इसका कर्ल 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि E को V के अवकलन इसके डिफरेंशिएशन से जोड़ेंगे। तो पहले हमने E के डिफरेंशियल नियम देख लिए, उसके अवकलन के नियम देख लिए। अब हम E और V को एक संबंध बनाएंगे जिसमें हम E को V के अवकलन से जोड़ेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए कि हम एक बिंदु, मैं एक संदर्भ के लिए निर्देशांक अक्ष बना लेता हूं। हम मान लीजिए एक बिंदु x, y, z से किसी दूसरे बिंदु, ये z है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा z तक जाते हैं। और ये जाने में हम किसी भी क्रम में जा सकते हैं। हम पहले x अक्ष की ओर चल सकते हैं, फिर हम y की, फिर z की, या पहले हम y की ओर चल सकते हैं, फिर z की ओर, फिर, क्योंकि ये अंतर जो है इस पर क्या कार्य किया जा रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, किस क्रम में हम इसको करते हैं। तो अब आप ये देखें, मान है कि पहले हम x दिशा में चलते हैं, डेल्टा x दूरी, और y तथा z स्थिर रहते हैं। तब v x प्लस डेल्टा x माइनस वी एक्स बराबर होगा माइनस ई डॉट आई डेल्टा एक्स। अगले स्क्रीन पर मैं फिर से इसको लिखता हूँ कि हम x y z से x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z तक जाने में विभवांतर निकाल रहे हैं। और ये विभवांतर किस क्रम में हम जाते हैं उस पर निर्भर नहीं करता। तो पहले हम वी एक्स प्लस
डेल्टा एक्स और ये y और z पर है माइनस वी एक्स, और यह मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, माइनस साइन पहले लिख देता हूँ प्लस ये बराबर होगा ई डॉट आई डेल्टा एक्स के, जिसको हम लिख सकते हैं ई का एक्स घटक डेल्टा एक्स। और अगर आप टेलर सीरीज़, टेलर की श्रेणी करते हुए इसको खोलें तो आएगा माइनस वी एक्स वाई जेड माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन, क्योंकि y और v का आंशिक डेरिवेटिव या पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि हमने y और z को समान रखा है, डेल्टा x प्लस वी एक्स बराबर ई एक्स डेल्टा एक्स। अब आप देखें कि ये वी एक्स कट जाता है, यहाँ पर मैंने वाई जेड भी लिखना चाहिए था, और हम पाते हैं कि माइनस पार्शियल वी पार्शियल एक्स बराबर ई एक्स। इसी प्रकार अगर आप अब डेल्टा वाई दिशा में जाएंगे या डेल्टा जेड दिशा में जाएंगे तो पाएंगे कि माइनस पार्शियल वी पार्शियल वाई बराबर ई वाई और माइनस पार्शियल वी पार्शियल जेड बराबर ई जेड। अब आप कह सकते हैं मैं x से x प्लस डेल्टा एक्स गया, वहाँ से अगर मैं y प्लस डेल्टा वाई जाऊँ तो मान मैं डेल्टा x पर भी निकाल रहा हूँ, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होंगे, फर्स्ट ऑर्डर में यही रहेगा। तो आपने e का मान जोड़ दिया v के पार्शियल डेरिवेटिव से, और इसको अगर मैं सब जो टर्म्स आए हैं उनको बराबर मिलाकर लिखूं तो मेरा आ जाएगा कि ई एक्स डेल्टा एक्स प्लस ई वाई डेल्टा वाई प्लस ई जेड डेल्टा जेड, ये कुल किया हुआ कार्य है ई द्वारा, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा वी डेल्टा एक्स माइनस पार्शियल वी पार्शियल वाई डेल्टा वाई माइनस पार्शियल वी पार्शियल जेड डेल्टा जेड। तो इस प्रकार से एक बिंदु एक्स वाई जेड से x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई और z प्लस डेल्टा जेड तक जाने में हमने विभवांतर निकाल लिया, और यह कैसे e से संबंधित है यह निकाल लिया। अब इसी को मैं वेक्टर के रूप में लिखता हूँ, तो ई एक्स डेल्टा एक्स प्लस ई वाई डेल्टा वाई प्लस ई जेड डेल्टा जेड बराबर हमने निकाला है पार्शियल वी पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स माइनस पार्शियल वी पार्शियल वाई डेल्टा वाई माइनस पार्शियल वी पार्शियल जेड डेल्टा जेड। और वेक्टर के रूप में अगर इसको लिखूंगा तो इसको मैं लिख दूंगा ई डॉट डेल्टा एल वेक्टर, जहाँ की डेल्टा एल वेक्टर बराबर है डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के। और दाईं ओर अब मैं इसको भी वेक्टर के रूप में लिखूंगा और इसको लिख दूंगा माइनस पार्शियल वी पार्शियल एक्स आई दिशा में, बाहर से ले लेते हैं, प्लस पार्शियल वी पार्शियल वाई जे दिशा में वाई दिशा में, प्लस पार्शियल वी पार्शियल जेड के दिशा में, डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा एल। और चूंकि डेल्टा एल हमने मनमाने रूप से लिया हुआ है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो इस पूरे का हमारे पास जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि ई बराबर, अब इसको मैं एक अवकलन संक्रिया या डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में लिखूंगा, और इससे आप पहले से ही अवगत हैं, वी एक्स वी आर, जहां इस ऑपरेटर को या इस संक्रिया के चिन्ह को हम जानते हैं एज आई दिशा में एक्स के सापेक्ष अवकलन, जे दिशा में वाई के सापेक्ष अवकलन और जेड दिशा में जेड के सापेक्ष अवकलन। तो इसको जब हम यह संक्रिया, ये एक वेक्टर संक्रिया है, इसको करते हैं या वेक्टर ऑपरेशन करते हैं तो हमको इसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो डेल वी एक वेक्टर
डिफरेंशियल ऑपरेटर है, हम वेक्टर अवकलन की संक्रिया कर रहे हैं और यह जब एक अदिश क्षेत्र स्केलर फील्ड पर ऑपरेट करता है तो एक वेक्टर क्षेत्र देता है। यहां पर अदिश क्षेत्र स्केलर फील्ड है V और वेक्टर फील्ड है E। तो ये एक डेल से ही पहले हमने देखा था, इससे एक डाइवर्जेंस हमको मिल रहा था, इससे कर्ल मिल रहा था। अब हमने एक और इसका रूप देखा जिसमें कि ये एक अदिश क्षेत्र यानी कि जगह जगह पर एक हमको स्केलर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, उस पर जब ये ऑपरेट कर रहा है तो हमको एक वेक्टर फील्ड दे रहा है। इसको हम ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रेड, इसको ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं और संक्षिप्त में केवल ग्रेड कहकर पुकारते हैं। तो ग्रेड V। तो एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमने ये ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस फॉर्म में लिखा है और यह वेक्टर और स्केलर दोनों क्षेत्रों पर ऑपरेट कर सकता है। तो वेक्टर में हमको ये देता है डाइवर्जेंस या कर्ल और स्केलर पर देता है ग्रेडियंट। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, कर्ल या ग्रेडियंट या ग्रेड, खाली ये कहकर। तो ये खाली आपको ध्यान दिलाने के लिए डेल ऑपरेटर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। अब हम आपको E और V के बारे में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इसके गणितीय गुणों की चर्चा करेंगे ग्रेड के। तो अभी तक हमने क्या निकाला, ये क्या है कि E बराबर माइनस ग्रेड ऑफ V है और इसको हम अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, इसकी कल्पना करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम अब ग्रेड के कुछ गुण लिखेंगे। तो ग्रेड संक्रिया या इसके ऑपरेशन के गणितीय गुण, उससे फिर हम ये जो संबंध है E और V का, इसकी और अच्छे तरीके से कल्पना कर सकेंगे। तो पहला गुण है इसका यदि हम एक अदिश क्षेत्र स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लें तो
इसकी दिशा उस क्षेत्र की स्थिर सतह के लंबवत होगी। तो इसके इसमें 2-3 मैंने जो टर्म्स लिखे हैं उनका आपको मतलब बताता हूं। तो मान लीजिए अदिश क्षेत्र वी आर है और इसका हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, और इसका जो स्थिर सतह होगा वह सतह जो एक्स वाई जेड से ही बताई जाएगी, जिस पर वी आर का मान स्थिर यानी कि कांस्टेंट हो। तो इसका हम एक बहुत साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वी आर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबसे साधारण मैंने लिया है समझने के लिए, और हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो इसका ग्रेडियंट ऑफ वी आर बराबर होगा आई पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल वाई प्लस के पार्शियल जेड, और इसको हम ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 2x आई प्लस 2y जे प्लस 2zk, और जो कि 2r है। जहाँ की यदि मैं आपको चित्र द्वारा दिखाऊं तो ये r मूल बिंदु से बाहर की ओर जाता हुआ वेक्टर है, और आप यदि इसकी स्थिर सतह देखेंगे, वह सतह जहां पर वी आर का मान स्थिर हो या कांस्टेंट हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, एक गोले का समीकरण है। और R गोले की सतह के लंबवत है। तो आप देख सकते हैं कि आप जब ग्रेडियंट लें तो यह उस सतह के लंबवत होगा जिस सतह पर उस अदिश राशि के क्षेत्र का मान स्थिर हो या कांस्टेंट हो। अब दूसरी प्रॉपर्टी, तो मान लीजिए ये एक सतह है जहाँ पर वी आर बराबर कांस्टेंट है। इसका मतलब जो ग्रेडियंट होगा वो इसके लंबवत होगा, या बाहर की ओर जाते हुए या अंदर की ओर आते हुए। अब मान लीजिए मैं एक और सतह बनाता हूँ बाईं ओर, जहाँ पर जिस सतह पर वी आर का मान इस सॉलिड लाइन से थोड़ा कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो कांस्टेंट बराबर सी मान लें, ये सी प्लस और ये सी माइनस हो। तो प्रश्न ये उठता है कि ग्रेड वी सी से सी माइनस सतह की ओर है या सी से सी प्लस सतह की ओर है, यह प्रश्न है। तो अब हम बड़े आसानी से दिखा सकते हैं कि ग्रेड वी की दिशा बढ़ते हुए वी की ओर, यानी सी से सी प्लस होगी। ये कैसे? मान लीजिए फिर से हम ये सतह बना देते हैं सी, सी प्लस, सी माइनस। यदि मैं सी से सी प्लस की ओर जाऊं तो डेल्टा वी सी से सी प्लस तक 0 से बड़ा है, और डेल्टा वी का मान है ग्रेड वी
डॉट डेल्टा एल, और यह शून्य से बड़ा तभी होगा जब ग्रेड वी और डेल्टा एल के बीच का कोण न्यून कोण होगा, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होगा। तो ये डेल्टा एल है। तो न्यून कोण तभी होगा जब डेल्टा वी की, ग्रेड वी की दिशा प्लस की ओर होगी। मान लीजिए हम डेल्टा एल दूसरी ओर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका मान अधिक कोण है, कोण का मान, और डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि डेल्टा एल सी से सी माइनस की ओर है, तो डेल्टा एल और ग्रेड वी का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और ग्रेड वी डॉट डेल्टा एल कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ ग्रेडियंट वी का ये कांस्टेंट सतह जो होती है इसके लंबवत है, इसके परपेंडिकुलर है, इसकी दिशा बढ़ते हुए वी की तरफ है। तो इसका एक निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं ई जो कि माइनस ग्रेड वी होता है की दिशा अधिक वी से कम वी की ओर होगी। यह सीधा सीधा इसका निष्कर्ष है। और तीसरा जो एक गणितीय सूत्र है, हम वी इसलिए परिभाषित कर सके थे क्योंकि ग्रेड वी डॉट डी एल पथ पर निर्भर नहीं करता, अतः ग्रेड वी का कर्ल हमेशा शून्य होगा। और यह आप सीधी गणना से भी दिखा सकते हैं। परंतु मैं इसके लिए एक आपको तर्क देना चाहता था कि चूंकि हमने इसको इस तरीके से परिभाषित करा है तो स्वयं ही ये ऐसा हो जाता है कि कर्ल इसका शून्य ही होना चाहिए, और सीधी गणना आप करेंगे। ये आपके लिए मैं एक अभ्यास के रूप में छोड़ दे रहा हूँ। तो अब यदि हम ग्रेडियंट बनाना चाहें, इसका वेक्टर फील्ड बनाना चाहें, तो बिंदुओं 1 और 2 को, एक क्या था, ग्रेड वी परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट सरफेस स्थिर मान की सतह, और पॉइंट 2 कि ग्रेड वी बढ़ते वी की ओर है। इन दो बिंदुओं के सहायता से अब बहुत आसानी से हम किसी भी दिए हुए सदिश राशि के, सदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट को दिखा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए 2 आयाम में लेते हैं वी एक्स वाई, ये z पर निर्भर नहीं करता है, बराबर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और हम इसके ग्रेडियंट फील्ड, इसको फील्ड इसलिए कह रहे हैं, इसको एक क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका ग्रेडियंट लेके हमको एक वेक्टर फील्ड मिलेगा, को दर्शाएं। तो हम इसका ग्रेडियंट फील्ड क्या होगा, ग्रेड ऑफ वी
एक्स वाई बराबर होगा 2y माइनस 1। अब यहाँ पर एक गलती मैंने करी है कि मैंने इसको सदिश मान लिया है, तो इसको बहुत अच्छे से अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस आई प्लस 2yj। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप y की ओर चलते चले जाएंगे इसका वो मान बढ़ते चले जाएगा, और x कंपोनेंट इसका जो है, x घटक है, वो कांस्टेंट है और नेगेटिव दिशा में है। तो अगर आप गेस करना चाहें तो ये क्षेत्र इस प्रकार दिखेगा कि जैसे जैसे आप y में बढ़ते चले जा रहे हैं इसका y कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा है, और ये कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो ये इस ओर मुड़ता चला जाएगा, और y बराबर 0 पर तो इसी ओर होगा। इसी प्रकार दूसरी दिशा में ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब इसी को हम ये दो बिंदुओं से जो मैंने कहा 1 और 2 से, इसको प्रयोग में लाके लिखना चाहते हैं, तो हम लेते हैं y स्क्वायर बराबर x प्लस c। तो ये c कैसे आया, हमने vxy बराबर c मान लिया, और इसको यदि हम ये सरफेसेस प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि c बराबर 0 के लिए तो ये इस तरह का एक पैराबोला आ जाएगा, c छोटे के लिए इस ओर आ जाएगा और c बड़े के लिए इस ओर आ जाएगा। तो ये c बराबर 0, c लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0। और जैसे जैसे आप c को बढ़ाते चले जाएंगे ये दाईं ओर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे इधर को चलते चले जाएगा। अब हमको क्या करना है, हर बिंदु पर इसके लंबवत एक तीर खींच देना है, और यही इस बिंदु पर ग्रेडियंट फील्ड होगा। तीर की लंबाई कितनी होगी वो आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, लेकिन सीधे सीधे देखने के लिए किस दिशा में ये है तो आप इसको आराम से इस प्रकार से खींच सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से आप आराम से ग्रेडियंट फील्ड को बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले करा उसके अपेक्षा में यह देखने के लिए, इस फील्ड की कल्पना करने के लिए ज़्यादा आसान तरीका है। अब अंत में इसमें मैं E और V के संबंधों की कल्पना करना, इस पर थोड़ा और बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जानना, इसके बारे में सोच सकना, इसके बारे में दिमाग में कल्पना करना बहुत आवश्यक है। बार बार आप, ऐसा तो नहीं है कि पेपर पर जाकर इसको बनाएंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक चर्चा करी कि E बराबर माइनस ग्रेड V R होता है, और E की दिशा स्थिर V की सतह के लंबवत होती है। और यह अधिक V से कम V की ओर होती है। तो ये लंबवत है लेकिन अधिक V से कम V की ओर है, क्योंकि किसी भी दिशा में हो सकती है। और इसकी कल्पना करने के लिए हम इसको एक सुचालक के संदर्भ में देखेंगे और उससे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि संबंध क्या है। तो एक सुचालक के संदर्भ में इन संबंधों को देखना। अब हम एक सुचालक से बना खंड लेते हैं, तो इसके अंदर हमको पता है कि E बराबर 0 है। तो सुचालक के अंदर यदि ये कैविटी भी हमने पहले देखा था, उस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं, तो सुचालक के अंदर E बराबर 0 है।
और इसका ये अर्थ यह हुआ कि ग्रेड ऑफ v बराबर 0 है। इसका अर्थ यह हुआ कि पार्शियल v पार्शियल x 0 है, पार्शियल v पार्शियल y 0 है, पार्शियल v पार्शियल z 0 है। तो v बदल ही नहीं रहा है x, y और z में, किसी भी ओर आप चले जाएं। और दूसरे तरीके से यदि आप देखना चाहें, इसका अर्थ यह हुआ कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में डेल्टा v 1 2 बराबर ग्रेड ऑफ v डॉट डेल्टा l 0 है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि सुचालक के अंदर v एक समान स्थिर या कांस्टेंट है। तो ये तो पहले तरीके से, जब भी आपको कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस दी हो, ऐसी कोई सतह दी हो जिस पर पोटेंशियल स्थिर हो, उसको आप मान लीजिए कि वो मान लीजिए एक सुचालक की सतह है, तो वहाँ पर v कांस्टेंट होगा उस सतह पर। अब सुचालक के संदर्भ में चूंकि हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर फील्ड 0 होगा, 0 होगा। अच्छा, इसी प्रकार सुचालक की सतह पर, अब ये सुचालक दिया हुआ है, इसकी सतह पर हम कोई बिंदु ले लें, मान लीजिए ये नीले से दिखा हुआ। अब चूंकि सुचालक के ऊपर v कांस्टेंट है, तो यदि हम सुचालक की सतह के ओर चलें तो डेल्टा v 0 होगा। तो डेल्टा v बराबर e डॉट डेल्टा l, और ये 0 है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि e सुचालक की सतह के लंबवत होगा सदैव। तो इसको भी आप 2-3 तरीके से देख सकते हैं। चूंकि सुचालक एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, उसकी सतह एक कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस है, और पहले हम देख चुके हैं कि ग्रेड v जो कि e है वो इसके लंबवत होता है, तो यहाँ पर भी e इसके लंबवत होगा। तो अब यदि मैं इसको दोबारा से बनाऊं, यही सुचालक की सतह, अगर इस पर धनात्मक आवेश है मान लीजिए, तो E इसके लंबवत बाहर की ओर होगा हर बिंदु पर, और यदि इस पर ऋणात्मक आवेश है तो ये अंदर की ओर होगा। और इसके लंबवत होगा। और चूंकि E सतह के लंबवत है, तो इसका प्रयोग हम सतह पर सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी या आवेश का पृष्ठीय घनत्व निकालने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यदि हम एक छोटा सा माचिस का डिब्बा यहाँ पर बनाएं, तो E डॉट डी एस बराबर होगा E परपेंडिकुलर डेल्टा ए, और E परपेंडिकुलर E ही है, डेल्टा ए बराबर होगा सिग्मा डेल्टा ए बटा एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा बराबर होगा एप्सिलॉन 0 E, या E बराबर होगा, यदि सिग्मा दिया हो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और ये इसके लंबवत होगा। तो इस तरीके से हमने E और V के संबंध निकाले और उसको एक सुचालक के संदर्भ में देखने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, किस तरह से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो अंत में
निष्कर्ष के रूप में इस व्याख्यान के मैं कहना चाहूँगा कि हमने वी आर, जो कि अब मैं बिना कोई बिंदु दिखाए इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, का अर्थ समझा। उसके बाद इसको प्रयोग मिलाते हुए विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखा। फिर हमने ई और वी का संबंध निकाला और पाया कि ई बराबर माइनस ग्रेड ऑफ वी और ई कांस्टेंट पोटेंशियल सरफेस के लंबवत और अधिक v से कम v की और दिशा लिए हुए होता है। और अंत में हमने इन संबंधों को एक सुचालक के संदर्भ में देखा। धन्यवाद।